गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th के विद्यार्थी इस क्लास के तहत जो लघु उत्तरी प्रश्न आपके आते हैं, लघु क्या अति लघु उत्तरी प्रश्न आते हैं, उन पर आप लोग विचार करेंगे। क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को तैयार करके आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन लिखते भी हैं। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में हमको पॉइंट ध्यान रखना होता है, और जब हम पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो उसी को हम क्या करते हैं, पॉइंट को डिस्क्राइब करके किसी भी क्वेश्चन के उत्तर को हम 100 शब्दों में, 150 शब्दों में या 300 शब्दों में, यहाँ तक कि 600 शब्दों में भी लिखते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करना। क्योंकि अब इतना बड़ा क्वेश्चन 600 वर्ड का है, हम लाइन टू लाइन याद करें और पता चला हमको 5 क्वेश्चन का उत्तर लिखना है तो हम कितना याद करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हमको तरीका डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन लिखा गया, हमने देखिए क्वेश्चन भी है साथ में उत्तर भी है। अब आप इसको स्वयं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन है क्या, हम कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहाँ से हेल्प लेते हैं, फिर उसमें कैसे इम्प्रूव करके अपने से लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा गया, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। चरम बिंदु का मतलब जानते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का। और जब कोई चीज़ एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है तो उसके बाद उसका ढलान वहाँ से शुरू होता है। मतलब उसकी जो शक्ति होती है, जो उसका पावर होता है, उसमें क्या आती, कमी आती। ठीक, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं, आपको एक ग्लोबल जो डिजीज़ थी, महामारी जिसको कह सकते हैं, पैंडमिक फैली हुई थी। अब इसका भी अपना एक क्या था, चरम बिंदु था। जैसे कह दिया गया, अब अप्रैल और मई के महीने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हर व्यक्ति क्या है, इस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा या इस बीमारी के काल के गाल में समा जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। या तो डिक्लाइन होने का मतलब वही है कि शीत युद्ध का एक ऐसा बिंदु था जिसे हम क्या कहते हैं, उसका चरम बिंदु कहते हैं, चरम पॉइंट कहते हैं। अब क्या है चरम पॉइंट, यहाँ पर देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। अब क्यूबा क्या है, कल आपको जिक्र किए थे कि क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का हमने जिक्र भी किया था आपको। द्वीपीय देश वह देश जो चारों तरफ से जल से, मतलब सागर के जल से क्या हो, घिरा हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक, तो क्यूबा मिसाइल जो संकट था, उसी को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। अब क्या है क्यूबा मिसाइल संकट, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो अब यहाँ पर लिखा गया, शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्षों की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। मतलब बताया गया था शीत युद्ध क्या है, ये प्रत्यक्ष नहीं लड़ा गया था, अप्रत्यक्ष लड़ा गया था। लड़ा गया था मतलब इसमें दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने नहीं थी, बल्कि दोनों एक दूसरे के हितों को प्रभावित करने की अप्रत्यक्ष कोशिश कर रहे थे। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, अर्थात इन दो देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा था। अब देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, यहाँ पर फिर आप सोच लीजिए कि क्यूबा प्रांत में जो रूस यूएसएसआर था, क्यूबा यद्यपि अमेरिका के पास था, लेकिन वहाँ पर उसने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, जो कि अमेरिका के लिए एक क्या था, खतरा था। और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट बोलते हैं। अभी आगे क्वेश्चन का उत्तर आएगा भी। तो आप लोग प्रश्न को तैयार करें कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट था। अब क्यूबा क्या था, क्यूबा एक छोटा सा प्रांत था, मतलब छोटा सा देश था, जिसे हम द्वीपीय देश के नाम से जानते हैं, जो अमेरिका महाद्वीप के पास लगा हुआ है, और जहाँ पर यूएसएसआर मतलब पूर्व सोवियत संघ ने शीत युद्ध के दौरान अपनी मिसाइलें खड़ी कर दी थी, और इसी को वहाँ का मिसाइल संकट भी कहा जाता है, मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। अब अभिप्राय आप लोग को बार बार बताया गया कि दो देशों के बीच मतलब शत्रुतापूर्ण वातावरण हो,
जिससे दोनों देशों के बीच भय, अनिश्चितता, असुरक्षा व कूटनीति के दांवपेच एवं आपसी वैचारिक मतभेदों के कारण युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि दोनों के बीच युद्ध नहीं होता। इस स्थिति में देश संचार संसाधनों द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रचार करते हैं, मतलब अपनी पावर, अपनी शक्ति का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं। यही शीत युद्ध का अभिप्राय है। तो आप अपने तरीके से इस क्वेश्चन को के आंसर को लिखिए। अब पूछा गया शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी तथा पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था। अब पश्चिमी गठबंधन मतलब वेस्टर्न अलायंस, पूर्वी ईस्टर्न अलायंस मतलब दोनों का लीडर कौन था। अगुवा मतलब लीडर होता है। अब कह सकते हैं पश्चिमी गठबंधन का अगुवा, जिसमें मुख्यतः हम कह सकते हैं गठबंधन नाटो बना था, उसका अगुवा कौन था, अमेरिका। और दूसरा जो गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवादी मतलब का समर्थक था, अमेरिका उदारवाद और पूंजीवाद का समर्थक था। जबकि पूर्वी जो गठबंधन था उसका अगुवा कौन था, सोवियत संघ था। इस गुट की प्रतिद्वंदिता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। किसके लिए, समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। अब देख लीजिए, ऊपर उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी, और जबकि नीचे किसकी बात आती है, समाजवाद की बात आती है। ठीक, तो पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था, सोवियत संघ, और पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था, अमेरिका। अब इसके बाद पूछा जा रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के प्रमुख देशों के नाम बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे बहुविकल्पी भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, उपरोक्त में से कौन सा मतलब मित्र राष्ट्रों में नहीं था। अब जैसे मान लीजिए मित्र राष्ट्र में कौन है, अमेरिका है, सोवियत संघ है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये 4 देश दिया। अब इसी में से एक देश जर्मनी दे दिया, क्या होता, फ्रांस को हटा दिया जाता, तो अब क्या होता है, जर्मनी मित्र राष्ट्र में नहीं था। अब पूछा था धुरी राष्ट्र में, अब जैसे जर्मनी, इटली, जापान, 3 धुरी राष्ट्र दिया गया। अब इसमें से पूछा जाता कौन नहीं है, और यहीं पर दे दिया जाता क्या, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ क्या है, नहीं है धुरी राष्ट्र। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक, आपको बताए भी थे जब क्लास चल रही थी, तब मैंने कहा था कि आप लोग मैप बनाइएगा, मैप में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जितने भी हैं उन संगठनों में उनको अलग अलग देख लीजिए कि ये देश कहाँ कहाँ पर हैं, जर्मनी कहाँ है, इटली कहाँ है, जापान कहाँ है, मित्र राष्ट्रों में अमेरिका कहाँ है, सोवियत संघ कहाँ है, ब्रिटेन कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, कैसे इनमें मतलब आपसी टकराव उत्पन्न हुए, इन सारी चीज़ों को वहाँ से देखिए। अब पूछा शीत युद्ध का कारण, प्रमुख कारण क्या है, अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। जैसे कहा गया, 2 शक्तिशाली राष्ट्र हों और दोनों अपने अपने हितों की देखभाल करें, और दोनों के बीच में क्या हो, एक प्रतिस्पर्धा का जन्म हो कि तू बड़ा कि मैं बड़ा। आया समझ कि नहीं, यही जो प्रतिस्पर्धा है इसी ने शीत युद्ध का को क्या किया, शीत युद्ध का जन्म दिया। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं थी। अब जैसे दोनों शक्तिशाली राष्ट्र थे लेकिन आमने सामने नहीं आ सकते थे, क्योंकि उसके पहले नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जा चुके थे, और दोनों देश या दोनों महाशक्तियां अणुबम की शक्ति से क्या हो चुकी थी, परिचित हो चुकी थी, और दोनों देश परमाणु संपन्न राष्ट्र थे। इसलिए दोनों देश आमने सामने युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अपरोध, रोक और संतुलन से क्या अभिप्राय। अपरोध का मतलब होता है दोनों रोक और संतुलन। जैसे अपरोध से आशय जब दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने वाली
पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। अपरोध की स्थिति में युद्ध रुका रहता है, यद्यपि यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदिता की को नहीं रोक पाती है। उसी को क्या कहते हैं? अपरोध की स्थिति कहते हैं, मतलब तनाव रहता। ठीक, युद्ध तो रुका रहता है, लेकिन जो प्रतिद्वंदिता है वो क्या है? बनी रहती है। इसी को रोक और संतुलन की स्थिति कहते हैं। जैसे कहा गया, अब दो व्यक्ति आमने सामने खड़े, दोनों के हाथ में लोडेड रिवॉल्वर है। ठीक, दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, यूजेस करेंगे, सारी चीज़ें एक दूसरे का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कोई किसी के ऊपर गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि एक चलाएगा तो पहला जाएगा तो दूसरा गोली लगने के बाद भी गोली मारेगा। इसका मतलब दोनों की जान को क्या है? खतरा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मतलब एक बैलेंस स्थिति क्रिएट की जाती है। ओके, अब इसके बाद देखिए, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई। ठीक, और यह विभाजन सर्वप्रथम यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत संघ में शामिल हो गया। इस कारण इन खेमों को पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन कहा जाता है। ऊपर बताया भी गया था कि पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन है, पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन है। अब आप जानते हैं कि जो आपकी ग्रीनविच मेन रेखा है, ठीक है, उसके पूर्व की तरफ के जो देश हैं उन्हें पूर्वी देश, और उसके पश्चिम की तरफ के देश जो हैं उन्हें पश्चिमी देश कहा जाता है। और जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो कहाँ से होकर के गुजरती है? ब्रिटेन से होकर गुजरती है, जिसे कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा भी कहा जाता है। अब देखिए, नाटो की स्थापना, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म क्या है? तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 49 में हुई थी, 1949। इसमें 12 देश शामिल थे। नाटो ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी पर भी हमला होता है तो इसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल सभी देश एक दूसरे की मदद करेंगे। ओके, ये आपका नाटो है। नाटो का फुल फॉर्म है। पूर्वी गठबंधन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि, वारसा पैक्ट जिसको बोलते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना 1955 में हुई। देखिए, नाटो 1949 में बना, जबकि वारसा संधि, जिसे हम पूर्वी गठबंधन के नाम से जानते हैं, वारसा पैक्ट 1955 में हुआ। इसका मुख्य काम नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। इसमें आपको 9 क्वेश्चंस बताए गए। ये 9 क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ करके तैयार कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपने शब्दों में आंसर लिखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।